नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध कथाकार मनु भंडारी का लिखा उपन्यास आपका बंटी का 5वां भाग। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। और आपको बता दें कि मेरे इस चैनल पर आपको कई बड़े साहित्यकारों की रचनाएं प्राप्त होंगी, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, मनु भंडारी, ममता कालिया, महादेवी वर्मा, मालती जोशी, चित्रा मुदगल, मैत्रेयी पुष्पा, इनकी रचनाएं, कहानी और उपन्यास आपको प्राप्त होंगे प्लेलिस्ट के अंतर्गत। तो आप सुनिएगा अवश्य और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा। आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप कमेंट ज़रूर करें। तो आइए बिना विलंब किए आज का भाग प्रारंभ करें। मम्मी का रोना बंटी को एकाएक बड़ा बना गया, बड़ा और समझदार। मम्मी की पापा से लड़ाई हो गई, पक्की वाली। दोस्ती तो अब हो ही नहीं सकती। मम्मी ने खुद उसे बताया, बिल्कुल ऐसे जैसे बड़ों को बताया जाता है। साथ ही यह भी कि अब मम्मी के लिए जो भी है बंटी ही है, और मम्मी के एकमात्र सहारे बंटी के ऊपर जैसे हजार हजार जिम्मेदारियां आ गईं। मम्मी को प्रसन्न रखने की, हर काम में मम्मी की मदद करने की, कोई भी ऐसा काम न करने की जिससे मम्मी दुखी और परेशान हो। वह सब करेगा, करता भी है, पर बस न चाहते हुए भी पापा की याद उसे आ जाती है। लेकिन नहीं, अब वह उनके दिए खिलौने से नहीं खेलता, कभी उनकी बात नहीं करता। मम्मी को शायद अच्छा न लगे। रैक पर रखी हुई पापा की एकमात्र तस्वीर को भी उसने एक दिन चुपचाप उठाकर खिलौनों की अलमारी में बंद कर दिया। मम्मी से लड़ाई कर ली तो अब बैठो यहाँ, और क्या। सारे दिन मम्मी को उदास रखने वाले, रुलाने वाले पापा की यही सज़ा है बस। और उसे लगा जैसे मम्मी की ओर से उसने पापा के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। मम्मी ने खाली रैक देखा और बंटी को देखने लगी एकटक। वह नीचे नज़रें झुकाए खड़ा रहा, पता नहीं कहीं नाराज़ ही न हो जाए। पर मम्मी ने उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया, फिर बहुत प्यार किया, बहुत हल्के मुस्कुराई भी, शायद उसकी समझदारी पर न जाने कि उनकी आंखें नहीं मुस्कुरा पाईं, बल्कि उदास हो गई, बिना आंसू के भी, जैसे रोई रोई हो जाया करती हैं वैसी ही। तब वह एक क्षण को समझ ही नहीं पाया कि उसने ठीक किया है या गलत। तस्वीर हटने से मम्मी खुश हैं या उदास, क्योंकि मम्मी के ओंठ तो मुस्कुराए पर आंखें उदास हो गईं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे वह इन बातों को भी समझ लेगा। जितनी समझ आ गई वही क्या कम है। बाहर निकलकर आम के पौधों को देखता, बस कुल 2 नई पत्तियां, कुल 4 पत्तियां, और लगता वह तो उसके मुकाबले में बहुत बहुत बड़ा हो गया है। माली दादा कहते थे तुम्हारे साथ साथ बड़ा होगा। कैसे मेरे साथ साथ बड़ा? कोई आसान है इतनी जल्दी जल्दी बड़ा होना? कोई हो सकता है भला? पापा ने इस बार उसे चिट्ठी लिखने को कहा था, पर उसने नहीं लिखी। लिखना तो खूब अच्छी तरह जानता, लिख भी सकता। पापा से कहा भी था कि अब वह ज़रूर बराबर चिट्ठियाँ लिखा करेगा, पर तब वह सारी बात समझता कहाँ था। तब तो उसे ये भी नहीं मालूम था कि मम्मी पापा की पक्की वाली कुट्टी हो गई है। पर अब कैसे लिख सकता है भला? वह पूरी तरह मम्मी की तरफ है, और मम्मी से उनकी कुट्टी है तो फिर बंटी से भी है। ऐसा ही तो होता है। फिर भी जब मम्मी इधर उधर होती हैं तो वह चुपचाप अलमारी खोलकर उस किताब को निकाल कर देखता है जिसके पीछे के कवर पर अपना पता पापा लिख गए थे। अब तो उसे मुँह जवानी याद भी हो गया। 8A एल्गिन रोड। पता पढ़ने के साथ ही उसके मन में पापा के घर के नक्शे उभरने लगते हैं। खूब खूब ऊंचा मकान, एल्गिन रोड के नक्शे उभरते हैं, कलकत्ते के नक्शे उभरते हैं, हावड़ा ब्रिज, जू लेक्स, बॉटेनिकल गार्डन्स, बिना तने का खूब बड़ा सा बड़ का पेड़, पीसी सरकार का जादू, और फिर इन सबको दबोचती हुई, कुचलती हुई समझदारी उभरती है। नहीं, उसे इन सब के बारे में सोचना भी नहीं है, पर इन सबको कुचलने के साथ उसके भीतर जाने क्या कुछ कुचलता रहता है। तब वह अपने आप से प्रॉमिस करता है कभी भी पापा की बात नहीं सोचेगा। मन ही मन किए हुए प्रॉमिस पर जब पूरी तरह भरोसा नहीं हो पाता,
तब ज़ोर ज़ोर से बोलकर प्रॉमिस करता है। अपनी ही आवाज़ सुनकर उसके भीतर का एक नया आत्मविश्वास जागता। मम्मी आजकल पहले की तरह सारे दिन उदास नहीं रहती, पर बहुत अच्छा बन गया है शायद इसीलिए वह बहुत अच्छा बन गया है शायद इसीलिए वह बड़ा होकर और भी अच्छा बन जाएगा। फिर तो मम्मी बहुत खुश रहने लगेंगी। आजकल शाम को कभी कभी बाहर भी जाती हैं। वह कभी मना नहीं करता, पूरी तरह आश्वस्त कर देता है। मम्मी जाओ, मैं पीछे पढ़ूंगा, फूफी से खाना लेकर खा लूँगा, बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा। फिर मम्मी उससे पूछती है, अच्छा बता तो बंटी कौन सी साड़ी पहनूं? तब बिल्कुल बड़ों की तरह वह सलाह देता, बिना सोचे समझे नहीं, सारी साड़ियाँ देखकर खूब सोच समझकर। और मम्मी तब वही साड़ी पहन लेती तो फिर अपनी ही नज़रों में वह बहुत महत्वपूर्ण हो उठता। मन में कहीं मम्मी की मदद करने का संतोष भर जाता। फिर जब मम्मी उसकी ओर देखती तो उनकी आंखों में कैसा प्यार झरता रहता। वह मम्मी को जाने के लिए कह तो देता, पर मम्मी जब चली जाती तो घर जैसे और भी ज़्यादा खाली खाली हो जाता। सारे दिन बोर होते, बंटी की बोरियत और ज़्यादा बढ़ जाती। स्कूल खुला होता तो समझदार बनकर रहना कितना सरल हो जाता। आधा दिन स्कूल में कट जाता, आधा दिन समझदार होकर रह लेता। अब छुट्टियों में सारे दिन क्या करे वह, आखिर पढ़े भी कब तक? कभी फूफी से बतियाता रहता, कभी टीटू के घर चला जाता, या फिर घर के लोहे के फाटक पर झूलता, या खड़ा खड़ा सड़क की ओर देखता रहता। पर सड़क भी तो ऐसी है कि बहुत कम लोग इधर आते जाते हैं। शहर से कटी छटी बिल्कुल एक तरफ को है यह जगह। थोड़ी दूर और आगे तो बस्ती बिल्कुल खत्म ही हो जाती है। बस सड़क बनी हुई है और दोनों ओर के दूर दूर तक फैले ऊबड़ खाबड़ मैदान, और फिर उन मैदानों की सरहदें बनाती हुई पहाड़ियाँ। खड़ा वह फाटक पर रहता है, पर मन उसका दूर दूर दौड़ता रहता है। उन पहाड़ियों के पार क्या होगा, फिर उसके आगे क्या होगा, फिर उसके भी आगे। मन में तरह तरह के चित्र उभरते हैं, डरावने भी और रंगीन भी। राक्षसों की डरावनी गुफाएं, परियों के सोने चांदी के महल, और फिर इन सब के बीच में से उभर आता है कलकत्ता। किस तरफ होगा, कितनी दूर होगा यहाँ से? तब खट से उंगलियों का क्रॉस बन जाता, प्रॉमिस टूटने का पाप न लगे। मम्मी की बगल में लेटा बंटी आसमान देख रहा है। झिलमिल झिलमिल करके तारे छिटके हैं आसमान में। सप्त ऋषि मंडल है और वह आकाश गंगा है। वह तेज तेज चमकने वाला ध्रुव तारा है। इस तारे को दिखा दिखा कर ही तो मम्मी ने उसे बालक ध्रुव की कहानी सुनाई थी। 5 साल के बच्चे ने तपस्या की थी, इतनी सारी तपस्या की भगवान खुश हो गए। कैसे करते होंगे तपस्या? उसने मम्मी के पास सरक कर पूछा, मम्मी तपस्या कैसे करते हैं? तपस्या? क्यों, बताओ ना मम्मी, मैं जो पूछ रहा हूँ। अपने मन को मार लो, बस यही सबसे बड़ी तपस्या है, मम्मी ने जैसे टालने के लिए कह दिया। बालक ध्रुव ने तो जंगल में जाकर तपस्या की थी ना। की होगी रे। और मम्मी ने तकिए में इस तरह मुंह गड़ा लिया जैसे वे अब और बात नहीं करना चाहती। मन को मारना ही तपस्या करना हो सकता है क्या? मन तो आजकल वह भी कितना मारता है। अपना तो क्या, वह भी तपस्या कर रहा है। एक अजीब सी पुलक उसके मन में जागी, एक अजीब सी घबराहट, अजीब सा आत्मविश्वास। कौन खुश होगा उसकी तपस्या से, भगवान या पापा? खट से उंगलियों का क्रॉस बन गया। पर नहीं, वह पापा को याद थोड़ी कर रहा, वह तो केवल सोच रहा है। खुश होकर पापा फिर से उनके साथ रहने लग जाए तो? ये तो मम्मी की बात हुई, मम्मी की खुशी की। इससे प्रॉमिस थोड़े टूटेगा। मन को तसल्ली हुई, मम्मी से पूछे, पर नहीं, ऐसी बात भी मम्मी से नहीं पूछनी चाहिए। ना हो पापा खुश, वह मम्मी को ही खुश करेगा, खुश नहीं सुखी करेगा। उसके सिवाय मम्मी का है ही कौन? उसने मम्मी की ओर देखा। मम्मी ने तकिए में मुंह गड़ा रखा है। सचमुच उसकी मम्मी दुखी है। जब भी वह मम्मी को लेकर आगे की बात सोचता, उसे हमेशा लगता जैसे मम्मी पर दुख की दुख टूट पड़ रहे हैं, और वह अपने नन्हे नन्हे हाथों से उन्हें दूर कर रहा है। कैसे दुख है सो नहीं जानता, उन्हें कैसे दूर कर रहा है ये भी नहीं जानता। बस मम्मी दुखी है, वह मम्मी का अकेला बेटा उन्हें दूर कर रहा है। कई बार मन होता मम्मी से ये बताए, पर कैसे? अच्छा, क्या तपस्या से पक्की कुट्टी को खत्म नहीं किया जा सकता? मम्मी, उसने धीरे से पूछा, मम्मी तपस्या करके मम्मी पापा की कुट्टी नहीं खत्म की जा सकती? मम्मी ने सिर उठाया और एक क्षण उसका चेहरा देखती रही। फिर वहाँ में भरकर उसने अपने में भींच लिया। पापा की बात करके गलती तो नहीं कर दी उसने?
तू पापा के साथ रहना चाहता है? नहीं मम्मी, मैं पापा के साथ नहीं रहना चाहता। मैं तो, बंटी ने इस तरह कहा जैसे मम्मी कहीं उसे गलत न समझ ले। क्यों बेटा, तुझे पापा चाहिए? मन करता है कि पापा हो। बंटी एक क्षण असमंजस में रहा। हाँ कहने से कहीं मम्मी नाराज न हो जाए, पर झूठ बोलने से तपस्या तो बिगड़ जाएगी। उसने धीरे से कह दिया, हाँ। मम्मी उसके बाल सहलाती रहीं। पता नहीं उसमें पापा मिल जाएंगे या आश्वासन था, या पापा तो नहीं मिल सकते की मजबूरी। आज मम्मी का कॉलेज खुल गया, मम्मी खुश खुश कॉलेज जा रही हैं। उनकी तो बोरियत जैसे खत्म हुई। गर्मियों की छुट्टी के ये लंबे लंबे दिन दोनों ने एक दूसरे को सहारा देकर ही काटे। सारे दिन मम्मी के साथ ही रहता था। हाँ, कभी कभी जब शाम को मम्मी बाहर जाती तो वह जरूर थोड़ी देर अकेला हो जाया करता, पर आज तो जैसे दिन भी उसे अकेले ही काटना है। उसका स्कूल खुलने में तो अभी 4 दिन बाकी हैं। चलने से पहले मम्मी ने फूफी को समझाया, 4 बजे के करीब सब लोग चाय पीने यहीं आएंगी। दही पकौड़ी, आलू की टिकिया तुम घर में बना लेना। चिबड़ा और मिठाई मैं चपरासी के हाथ भिजवा दूंगी। मदद की ज़रूरत हो तो उसे रोक भी लेना। 4 बजे तक सब कुछ तैयार रहे। हाँ, मैं सब देख लूँगा मम्मी, तुम जाओ। चपरासी क्या करेगा, मैं मदद करवा दूंगा फूफी की। मेरा राजा बेटा। मम्मी ने प्यार से गाल थपथपाया और चली गई। बताओ फूफी, क्या करना है? ले, अभी से क्या करना है? कुछ नहीं, जाओ खेलो। घर तो साफ कर लूँ पहले। मम्मी की टीचर्स की पार्टी है आज, तो उसे बहुत काम करना है के भाव से बंटी सफाई में जुट गया। कपड़ा लेकर टेबल कुर्सी पोंछ डाली। अपनी बुद्धि के हिसाब से जितनी साज सज्जा कर सकता था कर दी। अरे तुम इतने समझदार कैसे हो गए बंटी भैया? आजकल न जिद करते, न झगड़ा, न रोते। कहाँ से आ गई इतनी अक्ल तुम में? आएगी क्यों नहीं, अब क्या मैं बच्चा हूँ? अपनी समझदारी का ठप्पा पड़ते देख बंटी कहीं भीतर ही भीतर पुलकित हो आया। मन हुआ फूफी को तपस्या वाली बात भी बता दे। यूं भी फूफी उसके अकेलेपन की साथी है। वह उसे लड़ता भी है, उसे तंग भी करता है, उस पर रौब भी जमाता है। जमीन में चौक या कोयले से शतरंज बनाकर चंगा अंटा पौ भी खेलता है, तो कभी उसकी गोद में सिर रखकर कहानियाँ सुनता है, फिर एक कहानी के साथ 1000 प्रश्न। तब फूफी बिगड़ पड़ती। तुम इतनी बहस काहे करते हो? कहानी है सो है, बिना बोले सुनोगे तो सुनाएंगे। हाँ, खाली हुंकारा दो बस। अच्छा फूफी, बालक धूप ने जो तपस्या की थी, लो फिर तुम्हारी कहानी किस्सा शुरू हो गया। हम एक बात भी नहीं करेंगे इस वक्त। फूफी चली गई। बुद्धू कहीं की, सोच रही है मैं ध्रुव की कहानी सुनूंगा, जैसे मुझे आती नहीं। बंटी अपनी एक छोटी छोटी हथेलियों में उबले हुए आलू की गोल गोल टिकिया बनाता जा रहा। जैसे फूफी ने बताई ठीक वैसे ही, और कहानी चल रही है वही सोनल रानी वाली। रानी हंसे तो फूल झरे और रोए तो मोती झरे। राजा रानी के पीछे प्राण दे। रानी अपने हाथ से सोने के बरक में लपेटकर राजा को 56 मसालों वाला सुगंध से भरपूर पान खिलाती, मंद मंद मुस्काती। मुस्कान ऐसी कि राजा पागल। राजा के 20 रानियां और थीं, 20 रानियों के 100 बच्चे। सोनल बच्चों के पीछे प्राण देती। बच्चे खाएं तो रानी खाएं, बच्चे सोए तो रानी सोए, बच्चों का सिर दुखे तो रानी पीर से छटपटाए, बच्चों के चोट लगी तो रानी के फूल जैसे शरीर से खून झरे। कोई नहीं पतियाए तो आकर देख ले। माएँ लोगों ने बहुत देखी होंगी, पर ऐसी माँ तो कहीं न देखी न सुनी। अपने और सौतेले बच्चों में कोई भेद नहीं। देखते सुनते भी कैसे? कोई सचमुच की औरत तो थी नहीं, डायन थी। सारे जादू बस में कर रखे थे। जैसा चाहती वैसा स्वांग धर लेती। और जब अमावस्या के दिन अंधेरी रात गुप्त हो जाती तो मैं अपने असली रूप में आती, काली भूत। अंधेरे में ऐसे घुल मिल जाती पता ही नहीं लगता। फिर सबको जादू के बस में किया और एक बच्चा हड़प। बंटी की सांस जहाँ की तहाँ रुक जाती। सवेरे मरे बच्चे की हड्डियों से चिपट चिपट कर ऐसे रोती जैसे कि चेत ही नहीं रहता। नौकर चाकर दौड़ पड़ते, कोई गुलाब जल छिड़कता, कोई केवड़ा जल। राजा खुद फूलों के पंख से हौले हौले बयार करते। बेटे का गम भूल रानी की चिंता में परेशान हो जाते। रानी होश में आती तो चीखती, मेरे बच्चे को लाओ। नहीं, मैं प्राण दे दूंगी। इतना बड़ा राज, इतना बड़ा राजा, फिर भी कोई पता ही नहीं। वह अपने बच्चों को भी खा जाती थी। फूफी उस डायन के आतंक से पूरी तरह आतंकित। बंटी बड़ी बड़ी आंखें करके पूछता, और क्या? डायन बनने के बाद क्या उसे होश रहता कि किसका बच्चा है?
बस भूख लगी खाओ, भूख लगे तो बच्चे को ही क्यों खाओ। उस मरे बच्चे के प्रति मन कैसा भीग भीग आता बंटी का। भूख में आदमी तक को होश नहीं रहता, बस खाने को चाहिए जो भी हो जैसे भी हो। फिर वह तो डायन थी, अपनी भूख की चिंता करती या बच्चों की, तो वह और किसी को खा लेती, नौकर चाकरों या जानवरों को खा लेती। काहे खा लेती, बच्चों के कोमल मांस जैसा और कहाँ मिलता। तो कभी दूसरे बच्चों को क्यों नहीं खाती, केवल राजकुमारों को ही क्यों खाती। खाएगी क्यों नहीं, 56 भोग खाए राजकुमारों की देही में जैसा मांस वैसा और कहाँ मिलता। तो धीरे धीरे राजा के सब बच्चे खा गई, और क्या सब खा गई। सुंदर कोमल बच्चे हड्डी की ठठरियाँ बन गए। बस उन ठठरियों को देख देख कर रोने का नाटक करती रहती। घिन और डर के मिले जुले भाव से बंटी की आंखों में आंसू आ जाते। फूफी ने देखा तो प्यार से झड़कते हुए बोली, ए लो तुम आंसू टपकाने लगे। अरे ये तो किस्सा कहानी है, कहीं सच में ऐसा थोड़ा ही होता है। सब झूठ मनगढ़ंत, इन बातों में कहीं रोया जाता है। सुनो और भूल जाओ, नहीं हम आगे से कभी नहीं सुनाएंगे। हाँ, और उसने झट दूसरी कहानी शुरू कर दी, 4 माह की। तो थोड़ी देर में ही बंटी खिलखिलाने लगा। दौड़ दौड़ कर बंटी ने मेज लगा दी, खड़ा होकर मम्मी की राह तकने लगा। अपनी सारी टीचर्स के लिए मम्मी आ रही हैं, हंसती हुई बतियाती हुई। दीपा आंटी तो सबके बीच जैसे छिप गईं। कहो बंटी कैसे हो, हेलो बंटी कैसे हो, कईयों ने एक साथ पूछा। पहले से लंबा हो गया, तो बंटी ने जैसे मन ही मन उसे सुधारा। लंबा नहीं, बड़ा हो गया हूँ, थोड़े मोटे भी हो जाओ वरना सींकिया पहलवान लगोगे। बंटी ने मौका ताका, दीपा आंटी की वहाँ से झूल गया। मम्मी की सारी टीचर्स में एक यही तो पसंद है, बाकी तो सब बेकार। आप छुट्टियों में एक बार भी घर क्यों नहीं आई आंटी। छुट्टियों में हम यहाँ थे ही नहीं, बताओ कैसे आते। हर साल बंटी बाहर जाता था, इस बार हम बाहर चले गए। घसीटता हुआ वह दीपा आंटी को लॉन की तरफ ले गया, अपने पौधे दिखाने के लिए। कहाँ गई थी आप। कलकत्ता। कलकत्ता। बंटी जैसे एक क्षण को पुलक आया, एक उड़ती सी नज़र मम्मी की ओर डाली। वे सबको लिए बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़ रही थीं। आपने क्या क्या देखा वहाँ, कैसा है कलकत्ता आंटी। बहुत बड़ा, बहुत गंदा। एल्गिन रोड देखी आपने। नहीं तो लीजिए, एल्गिन रोड को भी नहीं देखी। मैं क्या वहाँ सड़कें देखने गई थी। क्या है एल्गिन रोड में। कुछ नहीं, वैसे ही पूछ लिया था। बंटी पापा की बात नहीं बताएगा, किसी को बताना भी नहीं चाहिए उसे। अब तो वह सब समझता है। दीपा आंटी अंदर जाने लगी तो उसने जल्दी से मोगरे के 2-3 फूल तोड़े और बोला, नीचे झुकिए, मैं आपके जूड़े में लगाऊंगा। हंसती हुई दीपा आंटी झुक गई। लगाना आता भी है, और नहीं तो क्या, मम्मी के बालों में रोज मैं ही तो फूल लगाता हूँ। ये सब पौधे भी तो मैंने ही लगाए हैं। अपने पौधों की बात करते समय बंटी के मन में उत्साह और गर्व जैसे छलका पड़ता है। बंटी ला लाकर सबको खिला रहा, मना करने पर मनुहार भी करता। एक तो लीजिए जरा सी, और ये गरम वाली टिकिया। सब लोग खाने और बतियाने में समान रूप से जुटी हैं। कितना बोलती हैं ये सब लोग, जब से आई हैं लगातार चकर चकर किए जा रही। लड़कियों को कैसे चुप रखती होंगी। अच्छा, उनके स्कूल के सर लोग भी जब आपस में मिलकर बैठते होंगे तो इस तरह बातें करते होंगे। बच्चों को तो सब लोग कैसा डांटते हैं, चुप रहो, शोर मत करो। क्या क्लास को भाजी मार्केट बना रखा है। उसने कभी भाजी मार्केट देखा नहीं। शायद बहुत शोर की जगह होती होगी, जितना शोर यहाँ हो रहा है इससे भी ज़्यादा। भाई बंटी तो बहुत समझदार हो गया, एकदम राजा बेटा की तरह काम कर रहा। हमारी पिंकी तो लड़की है, पर एक भी काम तो करवा लो जरा। एक बात कहो कि 10 जवाब हाजिर। अरे मिसेज बत्रा का बेटा है आखिर, होशियार नहीं होगा। मोटी मिसेज सक्सेना बोली। मक्खनबाज कहेगी। मैं जानता है कोई उसकी तारीफ नहीं कर रही, सब मम्मी को मक्खन लगा रही हैं। एक बार कॉलेज गया था तो यही मोटी बड़े गाल सहला सहला कर कहती रही, हाउ स्वीट, जानती हो कितना इंटेलिजेंट है ये। और जैसे ही वह पीछे मुड़ा, धीरे से बोली, अरे मिसेज बत्रा ने बिगाड़ कर धूल कर रखा है। इतना जिद्दी और सिर चढ़ा लड़का है कि बस, प्रिंसिपल का लड़का है सो कोई कुछ कहता नहीं। मोटी चापलूस कहीं की, माथे पर बिंदी इतनी बड़ी लगाएंगी जैसे पैसा ही चिपका लिया हो। बस एक दीपा आंटी अच्छी हैं, जो न कभी इस तरह की तारीफ करती न बुराई। मौका मिले तो उसके साथ खेलती भी हैं। चाय समाप्त हुई तो सब लोग बाहर के कमरे में आ गईं। वह दीपा आंटी की कुर्सी पर ही बैठ गया। उसने सटकर एक तरह से उन पर लद कर
मम्मी ने पास के रैक पर से फाइल उठाई, बीच की मेज अपनी तरफ खींची और ढेर सारे कागज़ फैला लिए। दीपा आंटी, आप गाना नहीं सुनाएंगी। देखो बच्चा, मम्मी अब मीटिंग कर रही हैं, समझे। लाड़ में वे उसे हमेशा बच्चा ही कहती हैं। मम्मी, हम दीपा आंटी का गाना सुनेंगे। आंटी को गाना सुनाना ही होगा। और वह पूरी तरह दीपा आंटी की गोद में ही लद गया, कुछ इस विश्वास के साथ कि मम्मी उसकी बात टाल ही नहीं सकती। इतना काम उसने आज किया, अब तो वैसे भी उसका अधिकार हो गया। बंटी बेटा, अब हम लोग जरा काम की बात करेंगे कॉलेज की। तुम बाहर जाकर खेलो तो। मम्मी की बात बंटी को जैसे कहीं से चीर गई। एक क्षण में मम्मी को इस तरह देखता रहा जैसे विश्वास नहीं कर पा रहा हो। मम्मी ने उसे ही बाहर जाने को कहा, फिर धीरे से उठा बाहर आ गया, अपमानित सा, आहत सा। तो उसकी इच्छा से भी ज़्यादा ज़रूरी काम मम्मी के पास है। कॉलेज की बात कॉलेज में कर लेती, घर में तो कम से कम उसकी बात ही माननी चाहिए। वह तो कब से सोच रहा था कि शाम को दीपा आंटी का गाना सुनेगा, अपनी कविताएं सुनाएगा, चुटकुले सुनाएगा, पहेली पूछेगा। ऐसी ऐसी पहेलियाँ उसे आती कि कोई बता ही नहीं सकता। लड़कियों को पढ़ाना आसान है, पहेली क्या हर कोई बता सकता है। पर अब कुछ नहीं। मम्मी को ऐसे तो करना नहीं चाहिए था ना। और ना चाहते हुए भी मम्मी को लेकर जाने कितना कितना गुस्सा मन में उफनने लगा। पर तभी सारे गुस्से और दुख को ठेलती हुई समझदारी आई। मम्मी प्रिंसिपल हैं, कितने ज़रूरी काम उनको रहते हैं। उसे इस तरह गुस्सा नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं, 2 महीने से मम्मी सारे दिन घर जो रहती थी, सुबह कॉलेज के काम की बात भूल ही गया था, इसीलिए तो गुस्सा भी आ गया। वरना तो इसमें गुस्से की जैसी कोई बात ही नहीं है। कॉलेज खुल गया है तो कॉलेज का काम भी होगा ही। टीटू के पापा कहीं ऑफिस की फाइलें लेकर बैठे रहते हैं, फिर उस कमरे में कोई घुस जाए तो देखें, ऐसा फटकारते हैं कि बस। मम्मी ने तो कितने प्यार से कहा, उसके पापा भी फाइलें लेकर आते होंगे। खट से उंगलियों का क्रॉस बन गया। फिर भी कहीं एक धुंधली सी तस्वीर उभर आई, फाइलों में डूबे हुए पापा। नहीं नहीं, उसने अपने मन को समझाया। सब लोगों को विदा करके मम्मी जल्दी से तौलिया लेकर बाथरूम में घुस गई। अब वह मम्मी के साथ खेलेगा, फिर रात में कहानी सुनेगा खूब लंबी वाली। आज कितना काम किया उसने। मम्मी जब कॉलेज का काम करने लगी तो बाहर भी आ गया। अब न कॉलेज है न कॉलेज का काम। अब मम्मी फिर उसकी हो गई, बिल्कुल उसकी। पता नहीं क्यों मम्मी और उसके बीच में कोई भी आता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। कॉलेज के दिनों में तो वैसे भी शाम को ही मम्मी उसकी हुआ करती हैं। बालों की ढीली ढीली चोटी, मुलायम वाला चेहरा। मम्मी मुँह पोंछती हुई कमरे में आई। लो, बातों ही बातों में टाइम का कुछ अंदाज ही नहीं रहा। 7 बजे पहुंचना था और 6:45 तो यहीं बज गए। तुम कहीं जा रही हो मम्मी? अपने को रोकते रोकते भी बंटी रुआंसा हो आया। बेटे, एक बहुत ज़रूरी काम से जाना है, बहुत ही ज़रूरी। मम्मी के सधे हुए हाथ खटाखट जूड़े में पिन खोंचते जा रहे थे। वाह, अभी मैं अकेला रहूं? आज तो सारे दिन बिल्कुल अकेला रहा मम्मी। गुस्से में भरा बंटी का स्वर भर्रा गया। एक क्षण को मम्मी का हाथ जहाँ का तहाँ रुक गया। बंटी की ओर देखा बहुत प्यार से, फिर अपने पास खींच कर दुलारती हुई बोली, मेरा राजा बेटा, अकेला क्यों रहेगा? टीटू को बुला लो, उसके यहाँ चले जाना, या फिर बस थोड़ी देर में तो आ जाऊंगी। टीटू बुलाने से भी आता है समय कभी। इस समय वहाँ जाओगे तो उसकी अम्मा ना हो तो साथ ले जाओ ना बहू जी। दरवाजे पर बैठी सुपारी काटती फूफी ने कहा, सवेरे से तो अकेला डांव डांव डोल रहा है, आपके साथ थोड़ा टहल आएगा तो मन बहल जाएगा बच्चे का। बंटी ने बड़ी आशा भरी नज़र से देखा, शायद फूफी की सिफारिश ही काम आ जाए। फूफी की सिफारिश ही काम आ जाए। कहाँ ना, मैं आज काम से जा रही हूँ फूफी। वहाँ कहाँ ले जाऊँगी? जल्दी जल्दी साड़ी पहनते हुए मम्मी ने कहा, काम से जा रही हो तो क्या हुआ? बच्चा होगा तो क्या फेंक जाएंगे? 2 मिनट में तैयार किए देती हूँ। नहीं बंटी मेरा खूब समझदार है, मेरे काम के बीच में वह क्यों आएगा? 1 साल से तो कभी कॉलेज ही नहीं जाता। वह क्या समझता नहीं कि बड़ों के बीच में नहीं जाना चाहिए? फिर गाल पर एक जोर सा किस्सू देकर पूछा, है ना बेटा समझदार? मम्मी चली गई। लोहे के फाटक पर खड़ा खड़ा बंटी जाती हुई मम्मी को देखता रहा, आंखों में भराए आंसुओं को भीतर ही भीतर पीता रहा। और तब पहली बार बंटी ने महसूस किया कि समझदार बनना कितना मुश्किल है। मम्मी की नज़रों में समझदार होकर रहने का मतलब है कुछ भी मत कहो, कुछ भी मत करो। दूध उसे पसंद नहीं, फिर भी बिना ना किए पी लेता है। जो खाने को दो खा लेता है, जो करने को दो कर लेता है, जो कहा जाता है वो सुन लेता है। पर मम्मी भी तो बड़ी समझदार हैं,
उन्हें भी तो यही सब करना चाहिए जो बंटी चाहता है, क्या नहीं करना चाहिए? अनमना सा बंटी भीतर आया। बरामदे में ही फूफी जमीन पर पसरी पड़ी हैं। ऐसे क्यों लेटी हो फूफी, क्या हो गया? अरे हम थक गए भैया, जरा कमर सीधी कर लें तो बर्तन धोकर चौका साफ करें। बंटी को लगा जैसे मम्मी फूफी को थकाकर खुद चली गई। फूफी की थकान उसे कहीं अपने बहुत करीब लगी। मैं पैर से कमर दबा दूं, अभी ठीक हो जाएगी। फूफी उठकर बैठ गई, एकदम बंटी को देखते हुए बोली, अरे तुम्हें हो क्या गया बंटी भैया? और सुनो, तुम चले काहे नहीं गए मम्मी के साथ? पहले तो कभी ऐसे छोड़कर जाने की बात करती तो तुम जाने देते थे, कभी नहीं। सारे आंगन में लोट लोट कर अपना और मम्मी का हलकान कर देते। ये उम्र से पहले बूढ़ा होना हमें अच्छा नहीं लगता तुम्हारा, समझे? जाओ खेलो कूदो, सेवा चाकरी करने को तुम ही रह गए हो हमारी। तो एकाएक बड़ी जोर से मन हुआ बंटी का। सारे आंगन में लोट लोट कर खूब रोए, बिल्कुल पहले की तरह। जब तक मम्मी ना आ जाए रोता ही रहे। मम्मी चुप करा करा कर थक जाए तब भी चुप ना हो। रात में जब मम्मी डॉक्टर जोशी की कार से उतरी तो बंटी लोहे के फाटक पर खड़ा मन ही मन कहीं रो रहा था। कैसे हो बंटी? कार में बैठे बैठे ही डॉक्टर साहब ने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। उसने कुछ इस भाव से कहा मानो पूछ रहा हो आप यहाँ क्यों आए। डॉक्टर साहब की लगाई हुई सुइयों का दर्द और डर मन में फिर ताज़ा होकर उभर आया। अंधेरे में ही मम्मी को देखा, वे भी बिल्कुल ठीक लगी तब। और रात में जब वह मम्मी की बगल में लेटा तो बराबर प्रतीक्षा करता रहा कि मम्मी कुछ कहेंगी। उसने आज कितना काम किया उसके बारे में ही, पर मम्मी तो इतनी चुप है मानो उन्हें पता ही न हो कि बंटी भी उनके पास लेटा है। मम्मी उसके पास लेटी बाल सहला रही, पर उसे लग रहा मम्मी उसके बाल नहीं सहला रही। मम्मी उसे देख रही है, पर नहीं, मम्मी उसे देख भी नहीं रही। मम्मी, तुम तो बहुत ज़रूरी काम से गई थी, फिर था रे एक काम। मम्मी तो शायद उससे बोल भी नहीं रही। और तब बंटी का मन हुआ कि फूट फूट कर रो पड़े। तो अभी आप सुन रहे थे मनु भंडारी का लिखा उपन्यास आपका बंटी का 5वां भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया